आज के वीडियो में शुरू करते हैं ना लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। इन सम केस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स ADME are depends upon the carrier or enzyme that are substrate specific, have definite capacities and susceptible to saturation at high drug concentration. In such case, essentially first order kinetics transformation into a mixture of first order or zero order rate process, and the pharmacokinetics parameters changes with the size of the administration dose. The pharmacokinetics of such drug are said to be dose dependent. Other term synonyms with it are mixed order, non-linear and capacity limited kinetics. चलिए अभी इसे समझते हैं सामान्य भाषा में। जैसे जब कोई हम सामान्य दवा लेते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का पालन करती है, यानी जितना दवा उतना ही तेज़ी से वह शरीर में घुलते हैं और बाहर निकलते हैं। लेकिन कुछ मामलों में दवा को पचाने या शरीर में ले जाने वाले एंजाइम लिमिटेड होते हैं। जब दवा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, हाई कंसंट्रेशन होती है, तो ये एंजाइम सेचुरेटेड हो जाते हैं, यानी फुल हो जाते हैं, तो फिर वो दवा को ले नहीं जा पाते, तोड़ नहीं पाते। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में बदल जाता है जीरो ऑर्डर, एक निश्चित फिक्स स्पीड में बदल जाता है। यह जीरो ऑर्डर डिपेंडेंट होता है डोज पे। मिक्स्ड ऑर्डर या कैपेसिटी लिमिटेड काइनेटिक्स भी इसे कहते हैं। जैसे इसको समझने के लिए एक डायग्राम देख लीजिए। ये हो गया हमारा, मान लीजिए, बॉडी का रिसेप्टर, ठीक है, और इसमें इस साइड का पूरा जगह है दवा को एब्जॉर्ब करके बॉडी में ले जाने का। लेकिन इधर भी पूरा भर जाए, फिर ये दवा को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा सही से। अब दवा को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो ये दवा को ले नहीं जा पाएगा बॉडी में अच्छे से। तो इसी को हम लोग नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में देख रहे हैं। यहाँ पे जब दवा ज़्यादा हो जाएगा तो ये फिर प्रोसेस कैसे करेगा। अगर मान लेते हैं कि किसी को भूख लगी है एक थाली खाना का और उसे 2 थाली खाना दे दिया जाए, तो वो बंदा धीरे धीरे ही खाएगा ना। फिर एक थाली तो वो अच्छे से स्पीड में खा लेगा, लेकिन दूसरी थाली जो रहेगी वो बहुत धीरे धीरे खाएगा। उसी तरह से जब हम लोग ज़्यादा डोज एडमिनिस्टर कर देते हैं बॉडी में, और हमारे लीवर की कैपेसिटी होती है, मान लीजिए 1 ml दवा 1 घंटे में वो एक्सक्रेट आउट कर रहे, तो फिर वो अगर 10 ml दवा है तो फिर वो 10 घंटे लगाएगी। आप अगर 20 ml भी दे दीजिएगा तो 20 घंटे लगाएगी। वो तो है नहीं कि वो अपना काम आपके अनुसार फास्ट कर दे। तो बस वही है। अब हम देखते हैं कॉजेज, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ नॉन लीनियरिटी, तो इसमें फर्स्ट कॉज है ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो जितना ड्रग जैसा एब्जॉर्ब होगा वैसा। तो नॉन लीनियरिटी ड्रग एब्जॉर्प्शन कैन बी अराइज्ड फ्रॉम द 3 important sources when drug absorption is the solubility or dissolution rate limited, when absorption involve carrier mediated transport system, when pre-systematic gut wall or hepatic metabolism attains structure। तो हम ड्रग एब्जॉर्प्शन में देख रहे हैं सोलुबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें ग्रीसियोफ्यूल्विन, ठीक है, तो ये एक एंटी फंगल दवा है। जब इस दवा की बहुत अधिक डोज दी जाती है तो पेट और आंत में, मतलब जीआई ट्रैक में, यह एक सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच जाता है। उसके बाद
आप कितना भी दवा खा लें, शरीर उसको नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है। एक सीमित समय के बाद वो एब्जॉर्प्शन रुक जाती है। व्हेन एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें इसे, तो इसमें क्या है, हमारा जो एस्कॉर्बिक एसिड है और राइबोफ्लेविन है, जो कि विटामिन सी और विटामिन B12 है। तो इन विटामिन्स को शरीर में सोखने के लिए खास स्पेशल कैरियर की ज़रूरत होती है। जब हम इनकी बहुत भारी डोज ले लेते हैं तो वो कैरियर सैचुरेटेड हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से फुल हो जाता है, जिससे अवशोषण का मतलब डिसोल्यूशन का जो है हमारे बॉडी में रफ्तार कम हो जाता है, और रफ्तार कम होने के कारण उसको हम नॉन लीनियर कहते हैं। सी पॉइंट हम लोग देखेंगे, व्हेन प्री सिस्टमेटिक गट वॉल और हेपेटिक मेटाबॉलिज्म अटेंड सैचुरेशन। तो उदाहरण के तौर पे हम लेंगे प्रोपेनॉल। जब ये दवा पहली बार लीवर या आंतों से गुजरता है तो वहाँ के एंजाइम इसे तोड़ देते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से, लेकिन जब हाई डोज दी जाती है तो ये एंजाइम थक जाते हैं, सैचुरेटेड हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि दवा ज़्यादा मात्रा में बच जाती है और शरीर को ज़्यादा मिलती है। इंक्रीजेज बायोअवेलेबिलिटी। कुछ मैटर में हम देखते हैं कि अगर दवा का डोज बढ़ा दिया जाए तो बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ जाता है। ऐसा तब होता है जब हमारा फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म में एंजाइम दवा को जब नष्ट करते रहता है, तो ज़्यादा डोज होने का कारण एक सीमित डोज को नष्ट करता है। जैसे मान लो हमें ज़रूरत है बॉडी को 100 mg की दवा, 100 mg दिए तो वो लगभग 40 से 50 mg तो बाइल जूसेज उसको नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम वही 100 mg के जगह पे हम 150 mg या 200 mg दे दें तो फिर वो 50 mg को ही नष्ट कर पाएंगे। फिर हमारे पास 150 mg बच जाएगा। 150 mg बच जाएगा तो वो बायोअवेलेबिलिटी अच्छा देंगे। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। Non-linearity in distribution of the drug administration at high doses may be due to saturation of binding site on the plasma protein. Example, phenylbutanol and naproxen. There is a finest number of binding sites for a particular drug on plasma protein, and theoretically, as the concentration is raised to so too is the fraction unbound. खून में मौजूद प्रोटीन दवाओं को अपने साथ बांध लेती है। ये हम लोग बहुत पहले भी पढ़े हैं, 6 या 7 सेम में भी पढ़े हुए हैं। प्रोटीन बाइंडिंग, कैसे हमारा ब्लड जो है प्रोटीन से बाइंड करके हमारे साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचता है और अच्छी बायोअवेलेबिलिटी देता है। तो बस वही चीज़ें हैं कि जब खून में प्रोटीन से दवा मिलती है और एक साथ जुटती है, लेकिन प्रोटीन की साइट सीमित होती है। जब दवा बहुत ज़्यादा हो और प्रोटीन की कैपेसिटी कम हो तो प्रोटीन की जो ले जाने की कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है और खून में अनबाउंड ड्रग घूमती है और उसका अनबाउंड ड्रग का मात्रा बढ़ जाता है। अनबाउंड ड्रग का एक फ़ायदा भी है कि जब हमारा जैसे प्रोटीन, यहाँ पे देखिए ये हो गया, अगर यहाँ पे ये प्रोटीन हो गया और यहाँ पे ये ड्रग बाउंड हुआ, ठीक है, और ये अनबाउंड ड्रग घूम रहा है। तो जैसे ये वाली ड्रग पूरी ख़त्म होगी यहाँ से, तो ये अनबाउंड ड्रग आएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा, फिर ये साइट ऑफ एक्शन पे ले जाएगा। तो इससे हमारा जो इफ़ेक्ट है और बायोअवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगा।
सेकेंड हम ये बी वाला देखेंगे, सेचुरेशन एट ऑफ टिश्यू बाइंडिंग साइट। जैसे यहाँ पे दवा है थायोपेंटोल, तो ऐसी दवाएं जब हम एक सिंगल डोज में इंजेक्शन देते हैं या फिर बार बार देते हैं तो फिर हमारा जो है टिश्यू फुल हो जाता है, जो शरीर में इन्हें रखने की जगह फुल हो जाती है, सेचुरेटेड पॉइंट पे अपना पहुंच जाता है, पीक सेचुरेटेड पॉइंट पे, फिर वो नहीं एब्जॉर्ब होते हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म, द नॉन लीनियर काइनेटिक्स ऑफ मोस्ट क्लिनिकल इम्पोर्टेंस is capacity limited metabolism. Since small changes in dose administration can be produce larger variation in the plasma concentration at steady state, it is a major source of larger inter-subject variability in pharmacological response. मरीज के इलाज में मेटाबॉलिज्म का सैचुरेटेड होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि लीवर में एंजाइम का एक सीमित सैचुरेशन पॉइंट होता है और ज़्यादा डोज देने के कारण सैचुरेशन पॉइंट जब टच कर जाता है तो फिर वो अनबाउंड ड्रग घूमते रहता है। इसलिए अगर डॉक्टर किसी को दवा की डोज थोड़ा कम या ज़्यादा बदलते हैं तो देखते हैं कि कई मरीजों पे जो है उस दवा का असर अलग अलग होता है। तो मरीज के खून में दवा का लेवल यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचानक बहुत तेज़ या बढ़ सकता है या घट सकता है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर है। इसी वजह से अलग अलग मरीजों में दवा का असर अलग अलग होता है। हायर इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी देखने को मिलता है। किसी मरीज में दवा का असर कम होता है और किसी में दवा का असर अचानक बहुत ज़्यादा जहरीला और टॉक्सिक असर देखता है और किसी का बहुत ज़्यादा जल्दी तबीयत सही हो जाता है उसी ड्रग से। टू इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ नॉन लीनियरिटी इन मेटाबॉलिज्म आर, फर्स्ट वन ए कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म ड्यू टू एंजाइम और cofactor saturation, typically example including the phenyltonic alcohol and thiophenyl। एक्चुअल में होता क्या है कि कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म में लिवर एंजाइम या उसके मददगार को फैक्टर पूरी तरह से सैचुरेटेड फुल हो जाता है। लिवर में जो एंजाइम होते हैं ना, वो जो दवा को तोड़ते हैं वो पूरी तरह से सैचुरेटेड होकर फुल हो जाते हैं, वो फिर दवा नहीं तोड़ पाते हैं। फेनिटियोन एक मिर्गी की दवा है। अल्कोहल या थियोफेनाइलिन अस्थमा की दवा है। इन दवाओं को की थोड़ी भी ज़्यादा डोज हो जाए तो लीवर एक तरह से जाम हो जाता है, सही से काम नहीं कर पाता है। सेकंड देखते हैं एंजाइम इंडक्शन। इसमें होता क्या है, कुछ दवाएं इतनी चालाक होती हैं जो लीवर में जाने के बाद लीवर को उकसाती हैं और उसको एंजाइम रिलीज करने को मजबूर करती हैं। और लीवर जब एंजाइम रिलीज करता है तो फिर वो फर्स्ट बात में तब वो मेटाबॉलिज्म में जैसे दवा को तोड़ता था फॉरेन पार्टिकल समझकर, वैसे ही उसको तोड़ता है और पचाता है, जिससे दवा की संख्या कम हो जाती है, ऑटो इंडक्शन करा देता है। एंजाइम बढ़ने की वजह से खून में दवाओं की लेवल बढ़ने की बजाय घट जाती है। यह डोज और समय दोनों पर निर्भर करता है, डोज एंड टाइम डिपेंडेंट। कार्बामेजेपाइन यह भी एक मिर्गी और नस की दर्द की दवा है। ड्रग एक्सक्रेशन, अब हम देखेंगे ड्रग एक्सक्रेशन, ठीक है।
ड्रग एक्सक्रेशन में क्या है, दो चीज़ें हैं, एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रेशन और एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हम लोग इसे देखते हैं। एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रेशन में होता क्या है, किडनी की नसें दवाओं को पेशाब में एक्टिवली फेंक देती हैं। मतलब दवा अभी काम के लिए है भी, अभी एक्टिव इंग्रेडिएंट बचा है, वो अगर साइट ऑफ एक्शन पे जाए तो अपना रियलिटी शो कर रहेगा, वो ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा, फिर भी उसको पेशाब के रास्ते में फेंक देती हैं। लेकिन अगर कैरियर सिस्टम फुल हो जाए तो दवा बाहर नहीं निकल पाता और शरीर में ही रुक जाता है, जिससे रीनल क्लियरेंस घट जाती है, जैसे पेनिसिलिन जी एंटीबायोटिक हो गया। एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्बेंस जरूरी चीज़ों को वापस सोख लेता है। कई बार किडनी छनी हुई जरूरी चीज़ों को वापस खून में सोख लेता है। अगर यह कैरियर सिस्टम फुल हो जाए तो शरीर उन्हें वापस नहीं सोख पाता, वे पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, लेकिन क्लियरेंस बढ़ जाता है। वाटर सोलुबल विटामिन्स, विटामिन बी, विटामिन सी और ग्लूकोज। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, सिग्निफिकेंट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। तो ये प्रोटीन बाइंडिंग होता क्या है, पहले वो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है। तो ये जो हो गया आपका प्रोटीन हो गया और ये हो गया आपका ड्रग। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें बाउंड कैसे होगा ड्रग। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन और इसमें हमारा ये आकर ड्रग अटैच हो गया। तो फिर ये जो हमारा अटैच हो गया, तो इसको समझने के लिए सिंपली हम एक आपको बात समझाते हैं। फार्माकोलॉजी में एक बहुत ही बेसिक और ज़रूरी कॉन्सेप्ट होता है, जब हम कोई दवा लेते हैं तो वह हमारे खून में पहुंचता है, और तो खून में पहले से मौजूद खास प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन उस दवा के मॉलिक्यूल से चिपक जाते हैं, या दवा उनका मॉलिक्यूल उनसे चिपक जाता है। इसको और आसान भाषा में अगर हम समझें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो कार के अंदर बैठा है और एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, और वो कार से ट्रैवल कर रहा है, तो वो डायरेक्ट पॉइंट ए से बी जाएगा, और बीच में अगर बारिश होती है तो वो भीगेगा नहीं, और बार बार वो अपने यात्रा से निकल के कार से कुछ लेगा नहीं, किसी को टोकेगा नहीं, तो वो डायरेक्ट अपने रास्ते पे चलेगा। ठीक है, तो ये बाउंडेड फ्रैक्शन ड्रग कहते हैं, जो फार्माकोलॉजी में बाउंडेड फंक्शन कहते हैं। यह हिस्सा ना तो बीमारी को ठीक करता है और ना ही लीवर इसे तोड़ सकता है, और ना ही किडनी से बाहर निकलता है। ये खून में ट्रैवल करते रहता है, ब्लड में वन पॉइंट से बी पॉइंट ट्रैवल करते रहता है। तो इसका जो हमारे पास एडवांटेज है, ये सस्टेन्ड रिलीज में काम आता है। जब थोड़ी देर से रिलीज होता है, टाइम टू टाइम रिलीज होकर हमें बीमारी को सही करने में हेल्प करता है। और जो अनबाउंड ड्रग होता है, जैसे कोई व्यक्ति सड़क पे चल रहा है खुले में, सिर्फ वही है जो दुकान पे जाकर कुछ ले सकता है, अपना काम कर सकता है, फ्री फ्रैक्शन कहते हैं। सिर्फ यही आज़ाद दवा जो बीमारी को ठीक करता है, जाकर साइट ऑफ एक्शन पे लीवर में जाकर टूटता है और किडनी से बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे शरीर में मौजूद फ्री ड्रग अपना काम करके काम को ख़त्म करता है, वैसे वैसे ही
प्रोटीन से बाउंडेड ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती है, इसे प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग कहते हैं। ये शरीर में टेम्पोरली स्टोरेज होती है, रिजर्व होती है, ताकि दवा जो है लंबे समय तक असर दे सके। एल्बुमिन, यह हमारे खून का सबसे मुख्य प्रोटीन है जो आमतौर पे एसिडिक दवा से बाइंड अच्छा करता है। इफेक्ट किसी दवा की प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज़्यादा है 99%, तो वो शरीर में सबसे लंबे समय तक टिकती है, लेकिन उसका असर धीरे धीरे होता है। अगर प्रोटीन बाइंडिंग कम है तो दवा तुरंत असर दिखाएगी और जल्दी शरीर से बाहर निकल जाएगी। अब हम आगे बात करेंगे सिग्निफिकेंट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि प्रोटीन बाइंडिंग है क्या। अब हम लोग सिग्निफिकेंट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे कि प्रोटीन बाइंडिंग के स्पेसिफिकेशन है क्या। तो सिग्निफिकेंट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग एब्जॉर्प्शन, एज वी नो दैट द कन्वेंशनल डोजेज फ्रॉम फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सो when there is more protein binding then it distribute the absorption equilibrium। जो हम नॉर्मली रेगुलर दवाइयाँ लेते हैं फर्स्ट पाथ ऑर्डर काइनेटिक्स का पालन करती है, लेकिन जब कोई दवा प्रोटीन से बहुत ज़्यादा चिपकती है, मतलब कह सकते हैं प्रोटीन बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो वो अवशोषित संतुलित होती है, एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम होती है, जो डिस्टर्ब यानी प्रभावित करती है एब्जॉर्प्शन को। डिस्ट्रीब्यूशन, अ प्रोटीन बाउंड ड्रग इन पर्टिकुलर डज नॉट क्रॉस द BBB blood brain barrier, the placenta barrier, the glomerulus barrier, thus protein binding decreases the distribution of the drug। इसमें होता क्या है, जो दवा प्रोटीन से बाइंड करता है, प्रोटीन बाउंडेड ड्रग होता है, उसका आकार बड़ा होता है, इस वजह से वो शरीर के महत्वपूर्ण बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया, प्लेसेंटा बैरियर हो गया, गर्भनाल बैरियर, और किडनी ग्लोमेरुलस को पार नहीं कर पाता है। प्रोटीन बाइंडिंग के कारण दवा का शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म, में हम देखते हैं कि लीवर के एंजाइम सिर्फ उसी दवा को तोड़ सकते हैं जो आज़ाद है, अनबाउंड फ्रैक्शनल ड्रग को। प्रोटीन से बाउंडेड ड्रग बच जाती है, जिससे दवा का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और उसकी उम्र या हाफ लाइफ, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फिनाइल ब्यूटाजोन और सल्फोनामाइड होंगे। एलिमिनेशन शरीर से बाहर निकलने की प्रोसेस। किडनी से सिर्फ वही दवाई छनकर बाहर निकलती है जो अनबाउंड ड्रग हो। प्रोटीन बाउंडेड ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए किडनी के ग्लोमेरुलस फिल्टर में जाने से रोकती है। टेट्रासाइक्लिन, यह मुख्य रूप से ग्लोमेरुलर फिल्टर द्वारा बाहर निकलती है। सिस्टमैटिक सोलुबिलिटी ऑफ द ड्रग, कुछ दवाएं पानी में नहीं घुलती, हाइड्रोफोबिक होती हैं, ये लिपिड सोलुबल होती हैं। ऐसे में हमारे खून का लिपिड प्रोटीन एक व्हीकल की तरह एक्ट करता है, जो इन दवाओं को अपने ऊपर बैठाकर खून में आसानी से घुला सकती है। सेरोटोनिन, हेपेरिन तेल में घुलकर विटामिन्स, ऑयल सोल्यूबल विटामिन्स जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग में। एक छोटा सा साधारण सा लाइन है कि जैसे जो
बाउंडेड ड्रग होता है वो सस्टेंड रिलीज के लिए, देरी से रिलीज के लिए यूज होता है, और जो अनबाउंडेड ड्रग होता है वो फास्टली साइट ऑफ एक्शन पे जाकर अपना रिएक्शन शो करता है और वो ट्रीट करता है। तो जो प्रोटीन बाइंडिंग अटैच्ड होता है वो सस्टेंड रिलीज करता है, वो देरी से रिलीज करता है, टाइम टू टाइम। तो जब टाइम टू टाइम रिलीज होता है तो लंबे समय के लिए यूज करते हैं। जैसे हम कोई भी अगर गैस का दवा लें, जैसे हम लोग गैस के लिए रिनिटिडिन लेते हैं तो वो फास्ट एक्शन शो करता है, ठीक है, और ओमेप्राजोल लेते हैं तो वो देर तक असर शो करता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि रिनिटिडिन जो है वो अनबाउंड ड्रग है और जो ओमेप्राजोल है वो सस्टेंड रिलीज के लिए डिज़ाइन किया हुआ ड्रग है। तो वो बाउंड होकर लेट तक रिलीज होता है और स्लो शुरू करता है वो अपना इफेक्ट दिखाना और लंबे समय तक वो अपना इफेक्ट देता है। अगर आपको लेक्चर समझ में आया, लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ड्रग एक्शन, प्रोटीन बाइंडिंग inactive the drug because sufficient concentration of drug cannot be built up in the receptor site of action. Sustained release, the complex of drug protein in the blood act as the survivor and continuously supply the free drug. Diagnosis, the chronic atom of chloroquine replaced with the radio label I-131 can be used to visualized melanomas of eye and disorder of thyroid gland। तो ड्रग एक्शन देखेंगे, जो दवा प्रोटीन में मौजूद मजबूती से बंध जाती है, जो प्रोटीन बाइंड हो जाती है, वो अस्थायी रूप से टेम्पोरली इनएक्टिव हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाइंडेड ड्रग बीमारी वाली जगह पे यानी रिसेप्टर तक नहीं पहुंच पाती, वह असर नहीं दिखाती है, सफिशिएंट कंसंट्रेशन में वो जमा रहती है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे नेफ्थोक्विनोन ड्रग को। जी पॉइंट सस्टेंड रिलीज, ब्लड में वो दवा प्रोटीन का बाउंडेड रहता है, जो ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स वह एक रिवर्सिबल रिजर्व टैंक के, जैसे बाइक में पेट्रोल रिजर्व रहता है वैसे ये दवा भी एक तरह से रिजर्व रहता है। और फ्री ड्रग जैसे जैसे साइट ऑफ एक्शन पे जाकर अपना एक्शन शो करता है वैसे ही फ्री ड्रग कम होते जाता है, तो बाइंडेड ड्रग अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी एपीआई रिलीज करते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्यूरामाइन सोडियम प्रोटीन बाइंडिंग, इसका उपयोग एंटी ट्रिपेनोसोमल एक्शन के लिए होता है। यह एक प्रकार का परजीवी संक्रमित इलाज के लिए होता है, इस जो लंबे समय तक शरीर में काम करता है। डायग्नोसिस इसमें हम लोग डायग्नोस करते हैं पेशेंट को कि क्या बीमारी है, ठीक है। प्रोटीन बाइंडिंग के इस गुण का उपयोग बीमारी को ढूंढने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए क्लोरोक्विन दवा के क्लोरो एटम को हटा उसके जगह रेडियोथर्मिक आयोडीन 131 लगा दिया जाता है। चूंकि यह दवा खास प्रोटीन्स जैसे मेलेनिन से बहुत अच्छे से बाइंड करती है, इसलिए इसकी मदद से आंखों के कैंसर और थायराइड ग्रंथि की बीमारी डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड को स्क्रीन पर साफ देखने विजुअल करने के लिए भी यूज करते हैं हम।
जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जो दवा प्रोटीन बाइंडिंग करते हैं, प्रोटीन से लॉक हो जाते हैं, ब्लड प्रोटीन से लॉक हो जाते हैं, यानी रिसेप्टर तक जाकर अपना असर नहीं दिखा पाते, जिससे वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उसके उदाहरण के लिए नेप्थोक्विनोन। लेकिन इसका यह बड़ा फ़ायदा भी है, जिससे हम सस्टेन्ड रिलीज कहते हैं। यह प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स खून में एक तरह से स्टॉक हो जाता है, जैसे गोदाम में हम कोई चीज़ स्टॉक करते हैं। जैसे जैसे शरीर में फ्री ड्रग ख़त्म होती है, उसी वैसे वैसे ये रिलीज करते हैं, सस्टेन्ड रिलीज। और सरमाइड सोडियम दवा जो परजीवी संक्रमण के खिलाफ लंबे समय तक धीरे धीरे काम करती है। इसके इस्तेमाल से डायग्नोसिस यानी बीमारी का पता कैसे चलता है, क्लोरोक्विन के इस्तेमाल से। दवा में क्लोरोक्विन का क्लोरीन हटा देते हैं और रेडियो एक्टिव आयोडीन I-131 लगा देते हैं। यह दवा जाकर आंखों की ट्यूमर और थायराइड की दिक्कत वाली जगह पर बाइंड हो जाती है, जिससे डॉक्टर मशीन स्कैनिंग में साफ साफ देख पाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आई में कैंसर या थायराइड ग्लैंड में कितना डैमेज्ड हुआ है। ठीक है, तो इस लेक्चर को आज यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फार्माकोडायनेमिक्स से शुरू होगा।